नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, मैंने आपसे वादा किया था कि अब मैं आपको हर बार कुछ नया अलग सा ला के देता रहूँगा। आगे मैं आपको बताऊँ उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ दिया है। पिछली बार हिप्नोटाइज मैंने आपको दिया था कि स्वयं को सम्मोहित कैसे करें। सम्मोहित आप कर सकते हैं और बेहतर सम्मोहन के लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए भी बनाऊँगा, जिसमें फिर पीछे से मैं नरेट भी करूँगा, पीछे से मैं आपको आवाज़ दूंगा ताकि आप अपनी स्वयं मदद कर सकें अपने आप को समझने में। बहुत काम का सम्मोहन है। अगर आप सही तरीके से जाएं तो पीछे के जन्म में आप क्या थे ये भी आप देख सकते हैं। ऐसा सम्मोहन मैं अगली बार आपके लिए लाऊंगा जिसमें आप ये कर सकते हैं, और भरोसा करिए आप ऐसा कर सकते हैं। बस आप मेरे उस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अपने घर में कोई बड़ा स्क्रीन का टीवी है आपके, तो उससे जुड़िएगा अपने मोबाइल को या अपने कंप्यूटर को जिस पे आप देखते हैं, या डायरेक्ट अगर आप वीडियो मेरी अपने टीवी पे ही चला सकते हैं तो उसे आप देखिएगा। लेकिन वो अगली बार, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। हम काफ़ी सारे तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कौन सा है, इसका अर्थ क्या है। तो तंत्र मंत्र अनुष्ठान वगैरह ये 6 तरह के, ये षठ या षडु या षठ 6 तरह के प्रयोग होते हैं। वो कौन कौन से कार्य सिद्ध किए जाते हैं और वो किस प्रयोग से होते हैं, मैं आपको पहले उनके बारे में थोड़ा सा विवरण देना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहला होता है शांति प्रयोग। शांति प्रयोग में आप किसी का हित कुछ नहीं करते। ग्रह हैं, ग्रह आपके विपरीत जा रहे हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो उनके प्रभाव को दूर करने के लिए आप क्या है प्रयोग कर रहे हैं कि शांति बन जाए, वो है शांति प्रयोग। और फिर आता है वशीकरण नंबर 2। उसमें है विश्व की कोई भी शक्ति आप वश में करने के लिए कर रहे हैं। नारी है, पुरुष है, या कई बार और भी तरीके के प्राणी हैं इस पृथ्वी पर जिन्हें आप अपने वश में करना चाहते हैं। वशीकरण ये प्रयोग हुआ। नंबर 3 पे आता है स्तंभन। स्तंभन, आप स्तंभित शब्द आप हिंदी में बहुत सुनते होंगे। स्तंभन उसी का रूप है, रोकना, जड़ कर देना, या किसी चीज के वेग को बहुत कम कर देना, वो भी कहलाता है स्तंभन। नंबर 4 है विद्वेषण। विद्वेषण का मतलब है, विद्वेष यानी किसी से आपको एक दुर्भाव रखना, और विद्वेषण यानी किसी 2 लोगों के बीच में या 2 से अधिक लोगों के बीच में भी फूट पैदा करना, लड़ाई पैदा करना। प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, बाप बेटा, कोई भी 2 लोगों के बीच में अगर आप फूट का, लड़ाई का भाव पैदा कर देते हैं तो वो कहलाता है विद्वेषण। नंबर 5 पे है उच्चाटन। उच्चाटन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उच्चाटन क्या है? उच्चाटन हिंदी के कई सारे शब्द हैं जो अब भाई आपके उसमें नहीं आते। समय आ गया जब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगे तो हिंदी के कई शब्द हमारे दैनिक प्रयोग में नहीं आते। तो उच्चाटन का मतलब है किसी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ना। आप ये समझिए साधारण भाषा में, किसी को बर्बाद सा कर देना। स्त्री हो, पुरुष हो, उससे वो स्थान छोड़ दे, वो समाज ही उसे छोड़ दे, ऐसा जो आप प्रयोग करते हैं जिससे किसी का ऐसा अहित हो जाए, ये अहित वाला प्रयोग है। लेकिन अहित के प्रयोग में जो सबसे ऊपर आता है वो है मारण। मारण हम भी किसी को सलाह नहीं देते, मारण करने बैठ जाइए, ऐसा नहीं। बात की बात हुई, जरा सा गुस्सा हुआ, आप मारण करने बैठ गए। हमने बहुत बार देखा है, हमने जो मारण प्रयोग बताए उसमें से आप लोगों ने कुछ किया और कुछ ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें किया, तो शत्रु पे असर पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद वो भावुक हो गए, जी हमने ऐसा कर दिया, अब शत्रु को नुकसान हो रहा है, अब हम चाह रहे हैं ये ना हो। इसे शुरू ही ना करिए। अगर आप बाद में पलटते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपके शत्रु ने आपकी जान पे, मतलब आपकी जान पे नहीं बनी है, आपकी जिंदगी बिल्कुल मौत के समान नहीं हो रही है, और आप ये करने बैठ गए, और शत्रु मान लीजिए इससे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या मृत्यु के तुल्य उसे कष्ट होता है, तो आपके लिए भी तो ये ठीक नहीं ना। फिर आप उस पाप के भागीदार हो गए। तो मारण को सोच समझ के पकड़िए। मारण वाला प्रयोग हम भी राय नहीं देते कि कोई भी मारण ऐसे करने बैठ जाए। मारण प्रयोग है अस्त्र शस्त्र के बिना आप
दुश्मन को मार देते हैं। ये एक तो बहुत ही गंभीर साधना वाली चीज़ है। मारण में हम खुद कहते हैं कठिन से कठिन, मारण छोड़िए कोई भी और प्रयोग हो तो मैं तो यही कहता हूँ आप उसका कठिन से कठिन वाला रूप चुनिए। उसमें क्या है, कठिन होगा, कष्टकारी होगा तो आपका दिमाग भी लगेगा, आप बहुत ज़्यादा उसमें तल्लीन रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, और जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा आपका उतना आपके प्रयोग के अनुष्ठान की सफल होने की संभावना भी बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो ये है, और इसके लिए बहुत सारे यंत्र तंत्र मंत्र बनाए गए इन 6 तरह के प्रयोग के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा विशेष रूप से वशीकरण का बहुत दिनों से हो रहा था। वशीकरण कौन सा बताया जाए, वशीकरण आपने नहीं बताया, वशीकरण मैं आपको बताऊंगा इन 6 तरह के प्रयोग के बाद। वशीकरण भी मैं आपको बताता हूँ, और मैं सोचता हूँ चलिए आपको वशीकरण पे बहुत कुछ बताया जाए क्योंकि आप करते हैं ऐसा, पर उससे पहले ये एपिसोड मैं उसके लिए देता हूँ कि आप उसकी तैयारी पूरी कर लें। एक विचार होता है योगा योग विचार, यानी आप उसे जब करने जा रहे हैं तो आपको पहले क्या विचार करना चाहिए वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप तैयार रहें। कई बार होता है प्रयोग सफल नहीं हुआ, ये नहीं, मैंने ऐसे पीछे वीडियो भी बनाए जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो आप किस तरीके से, आप कौन सा प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा दिन कौन सा समय सबसे अच्छा रहेगा। तो आप प्रयोग को सिद्ध करने जा रहे हैं, दिशाशूल का ध्यान रखें, योगिनी का ध्यान रखें, चंद्रमा के ग्रह के चंद्रमा की तिथि के हिसाब से चल रहे हैं वो ध्यान रखें, नक्षत्र का ध्यान रखें, सब बताते हैं हम अपने अनुष्ठान में, हम सब कुछ बताते हैं। तो आप ध्यान रखें। फिर भी मैं आपको आज रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद वशीकरण के प्रभाव बताऊंगा इसी एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट में, अगली बार आप देखेंगे। दिशाशूल का निवास है शनिवार और सोमवार को पूर्व की दिशा में होता है, गुरुवार को दक्षिण की दिशा में। और इन तीनों वारों में यानी सोमवार और शनिवार और गुरुवार अगर आप करने जा रहे हैं तो इनमें वशीकरण प्रयोग सिद्ध करने के लिए इसी दिशा में जो आपको बताया बैठना चाहिए, क्योंकि वशीकरण सिद्ध करने के लिए पूर्व की ओर मुंह करके बैठना बताया गया साधक को, और दिशाशूल आपके सामने हो या दाईं हो, यानी अगर आपको बताया गया तो उस दिशा में अपना मुंह रखें, आपकी दाईं साइड रखें, वो जरूरी है। दूसरा इसका कारक है वो है योगिनी जो बताई गई है आपको आपके प्रयोग अनुष्ठान के साथ, तो योगिनी भी बाएं हो आपके या पीठ पीछे। योगिनी किस तरफ है ये आप जानना है तो पंचांग से पता कर लीजिए, आपके पंचांग दिखा लीजिए पंडित जी को, योगिनी बताइए किस तरफ है। सिद्ध योग में क्या है, सिद्ध योग भी एक कारक है। तो अगर प्रतिपदा है, षष्ठी है, एकादशी है, ये सोमवार की है, द्वितीय सप्तमी द्वादशी ये बुधवार की है, तृतीया ले लीजिए, अष्टमी है, त्रयोदशी है मंगलवार को, चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी ये शनिवार को, यानी ये दिन और ये वार ये एक साथ पढ़ रहे हो, पंचमी दशमी पूर्णिमा या अमावस्या गुरुवार की हो, तो इसे सिद्ध योग मानिए। इस दिन आप कोई काम आरंभ करते हैं तो अवश्य सिद्ध होगा। एक कारक एक और होता है इसके अलावा, वह ग्रह। प्रयोग करने बैठे हैं तो उससे पहले आप अपने ग्रह नक्षत्र चंद्रमा इन सब का पता लगा लीजिए। ध्यान रखिए कि चंद्रमा आपके दाएं या आपके सामने आपके पंचांग में क्या है वो सबसे अच्छा होता है, और उसके बाद ये कि चौथा, छठवां, आठवां, 12वां ये ग्रह हर एक के लिए हानिकारक होता है। ये अगर आपके सामने आ रहा है तो आप उस समय थोड़ा सा रुक जाएं। आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार ये लगता है ना सिद्ध नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये किया था मगर हुआ नहीं, तो आप इसका ध्यान रखें। आसन के लिए आप मेढ़े का जो चमड़े का आसन होता है वो सबसे अच्छा वैसे होता है, पर आप एक हल्का कंबल भी बिछा के बैठ सकते हैं। मेढ़े के चमड़े का आसन, मेढ़ा जो एक बकरे की तरह जंगली वो होता है, जानवर यूं सींग मारता है, आपने देखा वो मेढ़ा कहलाता है, तो वो सर्वोत्तम है। ये सारे कारक हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप ये भी ध्यान रखिए कि इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको आगे बहुत कुछ बताने वाला हूँ। देखिए मेरे चैनल ओम आलोक को आपको
वशीकरण बताने जा रहा हूँ अगले उसमें, और बहुत अच्छे वशीकरण मैं आपके लिए लाया हूँ। फिर मिलूंगा मित्रों मैं अपने चैनल ओम आलोक पर। नमस्कार।